हेलो दोस्तों, आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल दिल छू लेने वाली स्टोरीज़ में बहुत बहुत स्वागत है। आप सुन रहे हैं मेरी ही आवाज़ में मेरी लिखी कहानी अजीब दास्तां है ये। मैं आप सबकी दोस्त, आप सबकी लेखिका एक बार फिर से हाजिर हूँ कहानी का अगला भाग लेकर। कहानी को आगे बढ़ाने से पहले ही मैं आपको एक बात बता दूँ कि आज वीडियो का फॉर्मेट मैंने थोड़ा चेंज किया है। आपको अलग तरीके से वीडियो देने की कोशिश की है, लेकिन अगर आपको ये फॉर्मेट पसंद नहीं आता तो आप बेझिझक मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। चलिए बढ़ते हैं कहानी की ओर। पिछले भाग में आपने पढ़ा कि विनोद को सच पता चल जाता है और वो कुसुम को अमेरिका लेकर जाने की बात करता है और कमरे से बाहर निकल जाता है। कुसुम उसके पीछे जाती है और सीढ़ियों से गिर जाती है। तब तक वरदान भी अपने कमरे से बाहर आ जाता है। शोर सुनकर उनके घर में काम करने वाली शांता भी अपने कमरे से बाहर आ गई थी और कुसुम को देखकर वो भी घबरा गई थी। वो दौड़कर कुसुम के पास आकर, क्या हुआ मेम साहब को, ऐसा कैसे लग गई इनको? तभी विनोद की नज़र ऊपर खड़े वरदान पर जाती है, पर अभी वक्त नहीं था उसे कुछ भी बताने का। विनोद जल्दी से कुसुम को अपनी बाहों में उठाता है और शांता की तरफ देखकर, तुम वरदान का ध्यान रखो, हम हॉस्पिटल जा रहे हैं। इतना कहकर वो और रंजना तेजी से वहाँ से निकल जाते हैं और पीछे छोड़ जाते हैं वरदान के दिल में ढेर सारे सवाल, जिनके जवाब भी शायद कुसुम के साथ ही चले गए। विनोद और रंजना कुसुम को लेकर फटाफट से हॉस्पिटल के लिए निकलते हैं। कुसुम के सर से खून बह रहा था और वो बेहोश हो गई थी। रंजना के तो आंसू नहीं रुक रहे थे। ऐसा ही कुछ हाल विनोद का था। वो बस यही दुआ कर रहा था कि उसकी कुसुम को कुछ ना हो, वो ठीक हो जाए, पर वक्त को कुछ और मंजूर था। हॉस्पिटल पहुंचते पहुंचते कुसुम की हालत और भी खराब हो गई थी। कुछ ही देर में विनोद की गाड़ी हॉस्पिटल के सामने रुकती है। रंजना और विनोद फटाफट से कुसुम को अंदर ले जाते हैं। चूंकि विनोद एक जाना माना बिजनेसमैन था, पूरे शहर में उसका नाम था, इसलिए डॉक्टर उसे देखते ही और कुसुम को देखते ही सीधा अंदर ले जाते हैं और उसके सर से बहते हुए खून को रोकने की कोशिश करते हैं। पर धीरे धीरे कुसुम की सांसें उखड़ रही थी, उसकी धड़कन भी धीरे धीरे कम हो रही थी। बाहर विनोद और रंजना मन ही मन भगवान से प्रार्थना कर रहे थे कि बस कैसे भी करके बस कुमुद की जिंदगी बख्श दे। लगभग दोनों का ही बुरा हाल हो गया था। दोनों को ही कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करें। इतने में डॉक्टर उनके पास आकर, देखिए आपकी वाइफ की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है, उनको बचाया नहीं जा सकता और उनके पास वक्त बहुत कम है, वो आप दोनों को बुला रही हैं, आप जल्दी उनसे मिल लीजिए। इतना कहकर डॉक्टर वहाँ से चले जाते हैं, पर उसकी बात सुनकर विनोद और रंजना दोनों ही सुन्न हो जाते हैं। एक पल के लिए तो दोनों को समझ ही नहीं आता कि ये डॉक्टर कह क्या गया, पर अगले ही पल दोनों होश में आते हैं और तुरंत कुसुम के पास जाते हैं, जहाँ कुसुम अपनी ज़िंदगी की आखिरी सांसें ले रही थी। विनोद भागकर उसके पास जाता है और उसका हाथ पकड़ते हुए, कुसुम, बस इतना ही बोला था वो कि तभी कुसुम रंजना को भी अपने पास आने का इशारा करती है। रंजना भी जल्दी से उसके पास आती है। कुसुम अपने चेहरे से ऑक्सीजन मास्क उतारती है। उसे उतारते ही उसकी सांसें उखड़ने लगती हैं। वो अपना एक हाथ आगे करती है और धीरे से, विनोद, मेरी आखिरी इच्छा पूरी करने का वादा कीजिए और मुझे मुक्त कीजिए, बड़ी मुश्किल से वो बोलती है। विनोद की तो रुलाई फूट पड़ती है ये सुनकर, और रंजना की भी। दोनों से संभाले नहीं संभल रहा था और ना किसी को कुछ समझ आ रहा था। आंसू तो कुसुम के भी नहीं रुक रहे थे, पर इस वक्त बस उसे वरदान की चिंता सता रही थी। जिंदगी के कुछ पल बचे थे उसके पास, जिनमें वो तसल्ली करके सुकून की नींद सोना चाहती थी। वो धीरे धीरे अपना हाथ बढ़ाकर विनोद का हाथ पकड़ती है और अपने दूसरे हाथ से रंजना का हाथ पकड़ती है और उन दोनों का हाथ आपस में मिलाते हुए, वादा कीजिए मेरे जाने के बाद आप दोनों शादी कर लेंगे और वरदान को एक खुशहाल ज़िंदगी देंगे। मेरे वरदान को माँ का प्यार देना रंजना, बस यही मैं चाहती हूँ। बस ये वादा पूरा कर देना, सिर्फ यही मेरी आखिरी। बस उसके ये अंतिम शब्द बीच में ही रह जाते हैं और उसका हाथ उन दोनों के हाथ से छूट जाता है और नीचे लटक जाता है। इसी के साथ उसके प्राण निकल गए थे और वो इस दुनिया को अलविदा कह चुकी थी। ये देखकर विनोद का और भी बुरा हाल हो गया था। कुसुम, ये कहता हुआ विनोद एकदम से उससे लिपट कर फूट फूट कर रोने लगता है। ऐसा ही कुछ हाल रंजना का था। कल तक विनोद की ज़िंदगी खुशियों से भरी थी, कोई परेशानी नहीं, कोई दुख नहीं था उसे, लेकिन ज़िंदगी का क्या भरोसा कब क्या हो जाए। ऐसा ही कुछ उसके साथ हुआ था।
एक बार फिर से उसका जीवन शून्य हो गया था। कुसुम के बिना तो वो रहने की कल्पना भी नहीं कर सकता था, और आज वही कुसुम उसे हमेशा के लिए अकेला छोड़ गई थी और अपने पीछे छोड़ गई थी वरदान के दिल में उठ रहे ढेर सारे सवालों को। क्या होगा जब उसे पता चलेगा कि उसकी माँ इस दुनिया को अलविदा कह चुकी है? जो उसने देखा और आगे जो होने वाला है, उसे देखकर जाहिर सी बात है उसके दिमाग में सब गलत ही आएगा। और ऐसा ही हुआ। डॉक्टर ने बड़ी मुश्किल से विनोद और रंजना को संभाला। रंजना को तुरंत वरदान का ख्याल आया। फिर उसने विनोद को संभाला। विनोद जो अपने होश खो चुका था, रंजना उसे होश में लाते हुए, होश में आइए जीजू, कम से कम वरदान के लिए उसके बारे में तो सोचिए। अगर आप ही ऐसे टूट जाएंगे तो उसे कौन संभालेगा? अभी तक तो उस बच्चे को ये भी नहीं पता कि हुआ क्या है। विनोद की आंखों के सामने बस वरदान का चेहरा घूम रहा था। किसी तरह दोनों जने खुद को संभालते हैं और एक बार फिर कुसुम को घर ले जाने लगते हैं। लेकिन इस वक्त सिर्फ कुसुम की बॉडी उनके साथ जा रही थी। वो तो कब की इस दुनिया को छोड़ चुकी थी। थोड़ी ही देर में विनोद रंजना वापस आते हैं और उनके साथ साथ एक ऐसा तूफान भी आता है जो सब कुछ तहस नहस कर देता है। वरदान उस वक्त शांता के साथ सोफे पर ही बैठा हुआ था और वो उससे सवाल कर रहा था कि उसकी मम्मी को क्या हुआ, कब आएगी उसकी मम्मी। शांता उस बच्चे को संभाल रही थी, उसे दिलासा दे रही थी कि कुछ ही देर में उसकी मम्मी बिल्कुल ठीक होकर आ जाएगी। वो उसे समझाते हुए, जैसे आप सीढ़ियों से गिर जाते हो और आपको चोट लग जाती है ना, ऐसे ही बस आपकी मम्मी को चोट लग गई है। लेकिन उसे नहीं पता था कि सब कुछ खत्म हो चुका है। ठीक उसी वक्त विनोद और रंजना वापस आते हैं। पीछे एम्बुलेंस में कुसुम की बॉडी को लाया जा रहा था। वरदान अपने पापा को देखकर भागकर उनके पास जाता है और उससे सवाल करते हुए, मम्मी कहाँ है पापा? वो कब आएंगी? आप साथ क्यों नहीं लाए उनको? क्या हुआ मेरी मम्मी को? मुझे मम्मी के पास जाना है। कब जाएंगे हम उनके पास? एक के बाद एक वो मासूम सा अपने मासूम सवाल करता जा रहा था और उसे देखकर, उसकी बातें सुनकर विनोद का रोना छूटता जा रहा था। वो झट से उसे अपने सीने से लगा लेता है और फूट फूट कर रोने लगता है। विनोद की हालत देखकर, रंजना की हालत देखकर शांता सब समझ जाती है। वो समझ जाती है कि उसकी मैडम इस दुनिया में नहीं रही। रंजना भी कहाँ देख पा रही थी वरदान को ऐसे। वो तुरंत उसे अपने पास बुलाती है और उसे कहने लगती है कि आपकी मम्मा कहीं चली गई है, उन्होंने कहा है कि वो जल्दी आ जाएंगी। वो भी रोते हुए ये सब बोल रही थी। लेकिन तभी विनोद उसे रोकते हुए, नहीं रंजना, उसे झूठा दिलासा मत दो, सच बताओ उसे। आज नहीं तो कल उसे सच का सामना करना ही है, और ये सच जितनी जल्दी उसे पता हो उसके लिए उतना ही अच्छा है। मैं अपने बच्चे को झूठा दिलासा नहीं दे सकता। वो बोल ही रहा था कि तभी हॉस्पिटल के वार्ड बॉय कुसुम की बॉडी को अंदर लेकर आते हैं। अपनी माँ को देखते ही वरदान उसकी तरफ दौड़ता है, उससे लिपट जाता है और उसे उठाने की कोशिश करता है। लेकिन वो कहाँ उठ सकती थी। नन्हा सा वरदान अपनी आंखों में आंसू भरकर बार बार अपनी मम्मी को उठा रहा था, लेकिन कुसुम चाहकर भी नहीं उठ सकती थी। वरदान आंसू भरी आंखों से विनोद की तरफ देखकर, पापा, पापा, मम्मी उठ ही नहीं रही हैं, वो मेरी बात भी नहीं सुन रही हैं, आप बोलिए ना उनको उठने के लिए। उसकी बातें सुनकर विनोद के दिल पर क्या बीत रही थी ये तो बस वही जानता था। कलेजा कट रहा था उसका। वो अपनी पत्नी को खो चुका था और वरदान अपनी माँ को, लेकिन वरदान के सामने उसे अपना दुख कम नज़र आने लगा था। वो हिम्मत बांधकर उठता है और वरदान के पास जाकर, मम्मी नहीं उठेंगी बेटा, वो हम सबको छोड़कर भगवान जी के पास चली गई और अब कभी नहीं आएंगी। ये कहते हुए वो एक बार फिर उसे अपने सीने से लगा लेता है। वरदान को उसकी कुछ बातें समझ में आई थी, कुछ नहीं आई थी, लेकिन हाँ इतना तो वो समझ गया था कि उसकी मम्मी अब कभी नहीं आएगी। उसके बाद वो विनोद से कोई सवाल नहीं करता, बस कुसुम के पास बैठा रहता है उसका हाथ पकड़कर। खैर, रात के इसी पहर में सब रिश्तेदारों को फ़ोन कर दिए जाते हैं। कुसुम की माँ को भी बता दिया गया था। वो तो वैसे ही बीमार रहती थी और अपनी बेटी की खबर सुनकर और भी ज़्यादा टूट गई थी। लेकिन ये वक्त ही ऐसा होता है कि सबको एक दूसरे को समझाना पड़ता है, एक दूसरे की हिम्मत बांधनी पड़ती है। बड़ी मुश्किल से ये रात ख़त्म होती है और सुबह होती है, और सुबह होता है रिश्तेदारों के आने का सिलसिला आगे की विधियां करने के लिए। कुछ ही देर में कुसुम को दुल्हन की तरह तैयार किया जाता है और कुछ ही देर में उसे ले जाया जाता है अंतिम विदाई के लिए। रंजना का, उसकी माँ का, विनोद का रो रो कर बुरा हाल हो गया था। इन सब में रंजना ने वरदान को एक बार भी खुद से अलग नहीं किया था।
एक माँ की तरह वो उसका ख्याल रख रही थी, लेकिन वरदान चाहकर भी उस हादसे को अपने दिल और दिमाग से नहीं निकाल पा रहा था। जो उसने देखा, जो उसने सुना, अपनी माँ का उन दोनों के सामने हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाना, उसका रोना, विनोद का उस पर चिल्लाना, फिर उसका सीढ़ियों से गिरना और फिर मर जाना, नहीं निकल पा रहा था वो इन सब से, और ना किसी से कुछ कह रहा था, लेकिन अंदर ही अंदर बहुत कुछ चल रहा था उसके। कुसुम को विदाई दे दी जाती है और धीरे धीरे सब लोग अपने अपने घर चले जाते हैं, और वहाँ पर रह जाते हैं बस विनोद, रंजना, उसकी माँ, वरदान और कुसुम की यादें। सबकी ज़िंदगी जैसे रुक सी गई थी, और कुसुम के बिना तो उस घर में कुछ होता ही नहीं था। शांता को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे क्या ना करे। ना कोई कुछ बोल रहा था, ना कोई कुछ खा रहा था। यहाँ तक कि वरदान ने भी कुछ नहीं खाया था। शांता ने उसको खाना खिलाने की बहुत कोशिश की, पर नहीं खाया उस बच्चे ने। आखिर शांता ने रंजना को बताया। रंजना ने भी बहुत कोशिश की उसे खाना खिलाने की, पर नहीं खाया वरदान ने। बड़ी मुश्किल से उसकी नानी ने उसे खाना खिलाया। वो हंसता खेलता बच्चा धीरे धीरे चुप होता जा रहा था, खामोश होता जा रहा था। सबको लग रहा था कि अपनी माँ की मौत की वजह से वरदान चुप चुप सा हो गया है। रंजना बहुत कोशिश कर रही थी उसे वापस पहले जैसा करने की, उसको इन सब से निकालने की, पर कुछ नहीं हो पा रहा था। वरदान का बर्ताव धीरे धीरे बदलता जा रहा था। उधर विनोद ने भी जैसे चुप्पी साध ली थी। वो हर वक्त खुद को काम में डुबाए रखता ताकि उसे कुसुम की याद ना आए, और कुछ नहीं तो वो सिगरेट और शराब पीने लगता। घर का माहौल दिन ब दिन खराब होता जा रहा था। कुसुम को गए 6 महीने हो गए थे, पर सबके लिए वक्त मानो रुक सा गया था। वो सब आज भी वहीं खड़े थे जहाँ कुसुम उनको छोड़कर गई थी। उधर अपनी बेटी की मौत के बाद वरदान की नानी को ऐसा सदमा लगा कि उनकी तबीयत भी धीरे धीरे बिगड़ने लगी थी। पर उनकी अनुभवी आंखें सब देख रही थी, सब समझ रही थी, और फिर उनको कुसुम की आखिरी इच्छा भी पूरी करनी थी, वो भी अपने जीते जी। इसलिए उन्होंने विनोद और रंजना को कुसुम का वास्ता देकर, वरदान का वास्ता देकर, दोनों को शादी के बंधन में बांध दिया। वरदान बच्चा था, पर इतना नहीं कि वो समझ नहीं पाया कि हुआ क्या है। बस उस दिन से उसके रिश्ते बदल गए। रंजना उसकी मासी माँ से उसकी माँ बन गई, पर वरदान उसे दिल से माँ स्वीकार नहीं कर पाया। पूरी रात वरदान अतीत में भटकता रहा, और सुबह कब हो गई उसे पता ही नहीं चला। पूरी रात वो सोया नहीं। वो उठता है और एक सिगरेट जलाकर अपने होठों पर रख लेता है, और कमरे में लगी खिड़की पर जाकर खड़ा हो जाता है। उसकी नज़रें घड़ी पर जाती हैं जो कि 7 बजने का इशारा कर रही थी। ठीक उसी वक्त उस लड़की की नींद खुलती है। वो उठकर बैठती है, और खुद को उस कमरे में देखकर उसे याद आता है कि कैसे वरदान ने उसे मजबूर किया उससे शादी करने के लिए। ये याद आते ही वो अपना चेहरा अपने दोनों हाथों में भरकर फूट फूट कर रोने लगती है। उसका रोना वरदान के कानों तक भी जाता है। अगले ही पल वो सिगरेट एक तरफ फेंकता है, और उस लड़की जिसका नाम कल्पना था उसके पास जाता है, जो कि अभी भी रो रही थी। पर वरदान इतना पत्थर हो चुका था कि कल्पना के आंसुओं का भी उस पर कोई असर नहीं हो रहा था। वो अलमारी में से अपने कपड़े निकालते हुए, आधे घंटे में रेडी हो जाओ, तुम्हें मेरे साथ कहीं जाना है, बिना किसी भाव के बोलता है वो। ये सुनकर कल्पना गुस्से से उसे घूरती है, और बेहद गुस्से से, मैं तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाने वाली, सुना तुमने? वो गुस्से से आग उगलते हुए बोलती है। बस इतना काफ़ी था वरदान के गुस्से को हवा देने के लिए। अगले ही पल वो जोश से अलमारी बंद करता है, और कल्पना की तरफ देखकर, तुमसे पूछ नहीं रहा हूँ, बता रहा हूँ। आधा घंटा मतलब आधा घंटा, और मेरी बात को टालने का अंजाम तुम जानती हो। सो गेट रेडी फास्ट। इतना कहकर वो अपने कपड़े वहीं सोफे पर पटकता है और कमरे से बाहर निकल जाता है। तो कहाँ ले जाना चाहता है वरदान कल्पना को, और क्या वो उसके साथ जाएगी या नहीं आ जाएगी? क्या होगा जब वरदान के छोटे भाई को पता चलेगा कि वरदान ने उस लड़की से शादी की है जिससे वो प्यार करता है? कैसे झेलेगा वो इस झटके को, और क्या होगा कहानी में आगे? ये सब आपको आने वाले भागों में पता चल जाएगा, जिसके लिए आपको थोड़ा सा इंतज़ार करना है, वीडियो को लाइक करना है, कमेंट करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। जल्दी जल्दी ये सब करो और जल्दी जल्दी अगला भाग पाओ। तब तक के लिए आप सबका शुक्रिया। बाय बाय।